संस्मरण आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। वो प्रतियोगिता के लिए मैं इसे सुना रही हूँ। मेरा संस्मरण है कि साहित्यिक ग्रुप के एक सदस्य ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग इस बार होली का रंग वृद्धाश्रम में जाकर खेलेंगे ताकि उन लोगों के साथ भी हमारी खुशियाँ शेयर हो सके और हम लोग कुछ दान पुण्य भी कर पाएँ। इसी मनोभावना से हम सभी वृद्धाश्रम पहुँचे। पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, इसलिए वो लोग हमसे मिलने और होली मिलन समारोह के लिए समारोह के सभागार में जुटे। सभी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सबों के चेहरे पे एक विशेष तेज और एक विशेष शांति सब में दिख रही थी। सब में जाने क्यों एक आत्मसंतुष्टि या आत्मगुरूर भी दिख रहा था। कुछ मजबूर भी दिख रहे थे, लेकिन एक विशेष आत्मता का बोध हो रहा था। किसी तरह से हम लोग सभागार में पहुँचे और थोड़ी देर में पहुँचकर कार्यक्रम को शुरू किए। उसमें हमने कुछ सबों के पैर पर अबीर लगाए और बुजुर्गों को से आशीर्वाद लिए। रंगों का आदान प्रदान के बाद जैसा कि व्यक्त था, हम लोगों ने कुछ हास्य कविता का रंग बिखेरा और मेरी भी कविता थी, मैंने भी एक हास्य कविता किया और जिससे वो लोग हंसे तो ज़रूर, लेकिन अचानक हंसते हंसते अचानक सबका ब्रेक लग गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने काट मारा। शायद उन्हें याद आ गया कि हम कहाँ हैं। थोड़ी देर के लिए वो भूल गए थे कि वो परिवार के बीच नहीं है। इस बात को मेरा कभी मन बहुत देखकर बेचैन हो गया। बाहर से शांत दिखने वाले हर शख्स अपने अंदर एक ज्वालामुखी समेटे हुए थे। एकाकीपन ने उन्हें चिड़चिड़ा और तुनक मिजाजी बना दिया होगा। तभी छोटी सी बात पर जब मेरी ग्रुप के एक सदस्य ने कहा कि कृपया आप बताएं कि आप लोग यहाँ कैसे आए, किन के कहने पर आए, किसने आपको यहाँ पहुँचाया और आप लोगों को ऐसा यहाँ रहकर कैसा लग रहा है, यहाँ का कैसा है इंतज़ाम व्यवस्था वगैरह। ये सब पूछना था कि उसमें से एक महाशय बोले कि अगर आप लोग को यही सब पूछना था तो हमें नहीं है बात करने की, हम चलते हैं। आप सबों को होली मुबारक। रंगों के त्यौहार में माहौल बदरंग होते देख हमने उनसे क्षमा मांगी और हम शुरू हो गए उनके मनोरंजनार्थ कुछ हास्य कविता सुनाने। और बताया ना कि सुनाते सुनाते उन लोग अचानक से इतना शांत हो गए कि मेरा कभी मन सचमुच में बेचैन हो गया था। तब उन लोगों को देखकर यही लगा कि हर चेहरा खुददार दिख रहा था और चेहरे पर आत्मनिर्भरता का तेज भी था। ऐसे में उनकी दुखती रग पर हाथ डालना का अनुभव हुआ। बुजुर्ग तो उखड़ ही गए। उनके प्रतिनिधि ने स्पष्ट कहा कि आप कहते हो कि होली के शुभ अवसर पर आप हमारे साथ खुशियाँ बांटने आए हो, कुछ पल खुशी के बिताने आए हो। ऐसे में यह पूछना कि हम यहाँ क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे, हमें यहाँ कौन पहुँचाया, ये सब आपका पूछना है तो हमें नहीं बात करने की। और उसी में से लेकिन एक भद्र महिला ने अपनी आप बिताई बीती को सुनाने को तैयार हो गई। औरों को भी कहा कि जब हमारे बच्चों को आश्रम लाकर छोड़ने में कोई शर्मिंदगी या अपराध बोध नहीं महसूस हुआ तो हम उनके दुर्व्यवहार को यूँ कब तक छुपाते रहेंगे। हमारे यहाँ रहने में हमारी तो कोई गलती नहीं है, और तो फिर इसे हम क्यों सहें, क्यों न उनके बारे में बताएं, दुनिया वालों से कहें, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा भी। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि ज़रूर बतानी चाहिए आप बीती, ताकि अगली पीढ़ी सावधान हो जाए। अब मेरी ही बात सुनिए। मेरे पतिदेव कंपनी में चीफ इंजीनियर थे।
हमारे 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा कंपनी में सीईओ है, समझ रहे हैं ना, सीईओ। दूसरे बेटे का अपना बिजनेस है, तीसरा कंपनी में काम करता है और चौथा स्कूल में। दोनों टीचर हैं। किसी ने तपाक से पूछ लिया कि हे भगवान, तो फिर आप यहाँ कैसे? कंपनी के सीईओ हैं, उनसे तो बात ही कुछ और है। उसे तो वो कह रही है कंपनी के सीईओ हैं, तभी तो उनके किसी से रिश्ता निभाने की कोई नौबत नहीं आती है, कोई फुर्सत नहीं मिलती उन्हें। पहले मैं वहाँ कुछ दिन रही, बहू के किट्टी पार्टी, जिम क्लब, फिटनेस जिम जाने सबसे फुर्सत ही नहीं मिलती, इसीलिए वहाँ से भागकर दूसरे बच्चे के पास गई। इतना ही नहीं, जब मैं घर पे रहती थी, वो बाहर है, तो घर पे अगर फिर उन लोगों को अगर कुछ पार्टी वगैरह करना रहता था तो मुझे देखकर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। कोशिश रहता था कि मैं बिल्कुल बाहर ना निकलूं, कभी आमना सामना ना हो। तो एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा बंधन में बंध गई थी। तो पसंद नहीं आया तो मैं भागकर दूसरे बेटे के पास चली गई। अब दूसरे बच्चे को उनके पास गई, वह कंपनी में IT जॉब में है कर। उसने तो रख 2-3 महीना रखा, कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी रहता था, इतना कि उसने कहा भी कि माँ मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पढ़ने कुछ पैसे ही नहीं बचते हैं, मैं नौकरी में एकदम असंतुष्ट हूँ और मैं नहीं घर चला पा रहा हूँ, तो क्यों ना तुम तीसरे बेटे के पास, दूसरे के पास चले जाओ, भाई के पास। चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। और उसने तीसरे भाई के पास मुझे पहुँचा दिया। तीसरे बेटे की तो नौकरी ही छूट गई, तो वह मुझे अपनी ओर से कहाँ से देख हमको पाल पाएगा, यह बोलकर सीधा चौथे बेटे के पास मुझे ले गया। चौथा बेटा, दोनों पति पत्नी टीचर हैं, तो वो स्कूल जाते, मैं घर में रहती। लेकिन 1 महीना भी नहीं बीता कि माँ उन लोगों ने कहा कि माँ, खासकर बेटे ने ही कहा कि माँ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि तुम वृद्धाश्रम चली जाओ, वहाँ तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम जाती हो ना, घर में रहती हो, तो फिर हम लोग जब स्कूल में रहते हैं तो बहुत चिंता होते रहता है कि पता नहीं तुम अकेले कैसे रहोगी, तो मम्मी तुम्हारे लिए अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, आप एक काम करो वृद्धाश्रम चले जाओ। और उसने बड़े आराम से, बहुत अपने में ही गर्व महसूस करके कि मैं आपके लिए अच्छा सोच के ही यहाँ रखने बोल रहा हूँ, आप रह जाइए, आपको तो पेंशन मिलता ही है, क्या दिक्कत है। और फ़क्र के साथ उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। वो आप ही बताओ कि मैं शिकायत करूँ तो किससे और किसकी करूँ? सबको एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर मुझे यही लगा कि थैंक्स गॉड मुझे कोई बेटा नहीं है। मैं अपने में आत्ममुग्ध होकर, आत्मसंतुष्ट होकर घर वापस चली आई। नमस्कार।